अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत एक कोर कमांडर का इजलास हुआ। 257वां ये कोर कमांडर का इजलास था, जिसमें मुल्की दाखिली सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। उसके अलावा ISPR के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को और हुकूमत को एक पेज पर आने का कहा है। अब दहशतगर्दी जब भी होती है या कोई भी दुश्मन अनासर होते हैं तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमा वक्त तैयार होती है, इस बड़े चैलेंज का जो है भरपूर मुकाबला करती है। IMF के हवाले से अगर बात की जाए तो दोस्त ममालिक से मिलने वाली इमदाद का जो खैर मकदम किया है IMF ने, साथ में ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि IMF ने कि हमें माली यकीन दहानी के हम मुंतज़िर हैं। अब देखते हैं कि ये माली जो यकीन दहानी उनको मिलती है या नहीं, IMF की हमें किस्त जारी करता है, हमारी मईशत बहाल होती है या नहीं होती, या फिर कहाँ तक मामला जाते हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, अस्करी महाज देख लें या फिर मुआशी तौर पर देख लें या सियासी तौर पर देख लें? देखें, सबसे पहले हम अस्करी महाज को ले लेते हैं। ये बड़ा क्लियर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि फ़ौज का आपके जमहूरी मामलात से कोई लेना देना नहीं है और आप मंजिल का तयन आपकी जमहूरी क़ुव्वतें ही करेंगी। चुनाचे उन्होंने मुकम्मल अपना बयान दे दिया है कि आप जो भी रास्ता मुतय्यन करेंगे हम आपके साथ हैं और हम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ रहेंगे। तो अब इसके बाद कोई इबहाम नहीं होना चाहिए और किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी की तरफ से और तमाम पार्टीज़ की तरफ से जनरल बाजवा साहब के ऊपर टारगेट करना और बाकी जो है वो चीज़ों के ऊपर टारगेट करना, इसको बंद कर देना चाहिए। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पिछले गुजरी हुई चीज़ों का जो है वो मामलात का उन्होंने अपने कांधे पे कोई बोझ नहीं लिया हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक और अहम बात यह हुई कि ISPR ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये समझ नहीं रहे पाकिस्तान के लोग कि इस टाइम पर हमें दहशतगर्दी की एक सख्त लहर ने लपेटा हुआ है और ये हमेशा से चली आ रही है। और इस वक्त आपके बॉर्डर इंसर्जेंसी आपके सामने है, हमारे तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जो मामला चल रहे हैं वो आपके नॉलेज में। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम की मंजूरी दे दी। चुनाचे उन्होंने इस चीज़ का अज़म कायम कर दिया है और अहदाफ क्लियर कर दिए हैं और इस अहदाफ के हसूल के लिए जो आपने बताया कि ये 257 जो आपका इजलास हुआ कोर कमांडर्स का, इसमें बातें क्लियर हो गई हैं। अब इस मामले के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि अब वो मामला इसमें एंटर नहीं करेंगे तो कोई मुदाखलत, फौजी मुदाखलत को जिक्र नहीं करना चाहिए। पाक फौज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। उसके अलावा आप ये देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही की अगर मुदाखलत मानते हैं तो आपको कहीं से भी पैसे पेरोल पे नहीं मिल रहे थे। मैंने आपको कहा इसहाक डार साहब की जो है विल और स्किल दोनों जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो डिस्करेज कर दी गई हैं। उनको ना विल मानी जा रही है, ना स्किल मानी जा रही है, ना दुबई ने पैसे की बात की है, वादा किया 1 अरब रुपए का, चीन ने 2 अरब रुपए का रोल ओवर दे दिया और बाकी मामला जो होंगे। और इसी तरीके से रतन पोर्टर की भी जो बात है, उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने वो जो चीज़ें डिमांड की थी पूरी नहीं की। तो इसका मतलब है कि इस फेलियर ऑफ इसहाक डार, यानी इसहाक डार साहब जो है वो उनको खाली मुस्ताफ़ी होने के अलावा उनके पास और कोई चारा है नहीं। तो अगली बात ये देखिए कि इस टाइम पर इलेक्शन के मामले में अब आ जाता हूँ। अस्करी मामला क्लियर करने के सारी अवाम पाक फौज के साथ है और पाक फौज को जो है इस मामले में सब्जेक्ट ना बनाया जाए। और ये जो किताबें जिनके ऊपर आप जो है वो पैरानॉइड किस्म की किताबें, अजीब व गरीब नोटोरियस किस्म की किताबें आ रही हैं कि पाकिस्तान गैरिजन स्टेट, और जिसके अंदर साबित करने की कोशिश की जाती है कि चारों जंगें पाकिस्तान के साथ इनिशिएट हुई। कोई लॉजिकल बात करें कि हमारे पास इतना असला नहीं, इतने सारी मामलात नहीं, हम क्यों इनिशिएट करेंगे? ये जंगें हम इनिशिएट नहीं करते, ये जो इनिशिएट करते हैं वो बताएं। और फिर जिनकी वजह से कश्मीर जो है वो हाथ से जाता है या नहीं जाता है या 370 लगता है, वो अलग बात है। अब आ गई बात सियासत की। तो उसमें सियासत में सिर्फ 2 पॉइंट आगे क्लियर कर दूं। सियासत के अंदर जो है वो 90-10 का जो है वो मार्जिन बन चुका है। यानी 90% लोग जो है वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं, सब लोग सर जोड़कर चाहते हैं। और उसमें खास तौर पे एतजाज एहसन साहब की मजबूत आवाज़ के साथ उन्होंने कहा आइन के साथ खड़े होते हैं। लतीफ़ खोसा साहब की मजबूत आवाज़ आइन के साथ खड़े होते हैं। हर कानून समझने वाला आदमी कहता है
इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ 10% लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। अब आपके सामने है मईशत का आप हालात देख लें कि 77% से ज्यादा जो है हम जो है वो ज़र मुबादला के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम जो है वो अब 77% से ऊपर, यानी इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि हम ऊपर चले गए। हमारी शरह सूद जो है वो 21% पे चली गई है, जो 23% पे जा सकती है। IMF से हमें कोई कर्ज अभी तक मिला नहीं है और किसी तरीके से स्ट्रक्चर्स की उम्मीद नहीं है, और जितना पैसा हमें बैरूनी ममालिक से चाहिए उतना पैसा हमारे तक नहीं आ रहा। और ये सागदार साहब रहे तो किसी किस्म की मुझे माशी तौर पर उम्मीद नजर नहीं आ रही, और अगला साल जो है मुझे भयानक नजर आ रहा है। चले हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो बताएगा कि तमाम शराइत हमने IMF की जैसे जैसे वो कह रहे हैं पूरी कर रहे हैं, उनके बाद फिर भी डू मोर का मुतालबा उनका बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो मजीद दोस्त ममालिक से इमदाद का वो जो हमें एक मिला है उसका उन्होंने खैर मकदम तो किया, साथ में ये भी कह दिया कि माली यकीन दहानी के भी मुंतज़िर हैं। इसका क्या मतलब है? बात ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान का 23वां प्रोग्राम है, और हर दफ़ा हम प्रोग्राम करते हैं तो वो एक नाकाम सा प्रोग्राम होता है, मुकम्मल नहीं कर पाते। तो इस दफ़ा IMF ने आपके ऊपर प्रायर एक्शंस लगाए हैं कि जो जो चीज़ें करनी हैं वो पहले ही कर ली जाएं प्रोग्राम के सिग्नेचर से या उसके दोबारा फाल होने के लिए। और ये हमारा 9th रिव्यू हो रहा है जिसके लिए हम कर रहे हैं। सो एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को हमने आगे लेके चलना है। तो उसमें अब जो ज़रूरियात हैं तो 90% तो हमने कर ली हैं, लेकिन उसमें अभी भी फाइनेंसिंग गैप है सर। और फाइनेंसिंग गैप का क्या मतलब है? फाइनेंसिंग गैप का मतलब ये है कि जो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग करनी है और जो आपके पुराने कर्जों को वापस करने की फाइनेंसिंग करनी है और जो आपने सूद वापस करना है, ये सारे डॉलर्स आपके पास हैं या उनका आपने बंदोबस्त किया है या नहीं किया। अगर ये 3 अरब डॉलर उसके बावजूद हमारे गैप 1-2 अरब डॉलर और भी ज़रूरत है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से आ जाएगा। सो हमारा अब फाइनेंसिंग गैप मुकम्मल हो गया। सो आई थिंक एंड आई होप कि ये अब IMF के साथ ये हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद उन बोर्ड अप्रूवल आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टेट बैंक जब भी ये जो पैसा जो वो जारी करेगा किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू करेगा, और फिर इसके पास क्या जवाब होगा सर? फिर भी कुछ पार्लियामेंट कुछ कह सकती है या इलेक्शन कमीशन कुछ कह सकती है, यानी बात फिर तो कंटेम्प्ट तक जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्लमंदी का फैसला करते हुए कंटेम्प्ट के बाद जाने के बजाय उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है। एम आई राइट? जी, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक लिख के अकाउंट 1 पे चेक लिख के इलेक्शन कमीशन को देगी और इलेक्शन कमीशन वो चेक अपने अकाउंट में जमा करा देगा और स्टेट बैंक के अकाउंट 1 से वो पैसा इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में चले जाएगा। स्टेट बैंक के अकाउंट 1 से? जी, अकाउंट 1 से। और अच्छा। जब ये नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा उसमें ये आ जाएगा, शो हो जाएगा कि ये चार्ज अमाउंट जो था ये हमने दिया है इलेक्शन कमीशन। सर इसके बाद तो फिर इनके पास इनकार की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी? वो तो पहले ही नहीं थी, ये तो मतलब बहाना है ना, ये बहाने अब कोई ना कोई ढूंढ सकते हैं, लेकिन वजह क्या होनी है? 21 जहाँ पे 18,000 आपको क्या लगता है सर इसके ऊपर क्या वो इस मदों में उसमें 21 अरब का क्या नहीं? वो बात तो ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबल एंड पॉसिबल और पॉसिबल क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर कौन सी वो कदगन लगा सकते हैं, यानी इसको इस फैसले को भी वायलेट करने की कोशिश करने तो टेक्निकली क्या वो ला सकते हैं, यानी फाइनेंशियल हर्डल? आई थिंक ये वो सिर्फ एक शो डाउन की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों को कंटेम्प्ट के ऊपर घर भेजा जाएगा तो फिर ये सिलसिला बैठेगा, और हो सकता है कि हमारे सियासतदान चाहते हैं कि वो भी सियासी शहीद बने, तो मे भी इसलिए ये सारी गेम की जा रही है। तो सर वज़ारत ख़ज़ाना असर और रसूख दिखा सकती है स्टेट बैंक पे इस मामले पर, फंड्स के मामले पर?
नहीं, उन्होंने चेक लिखना है, वो चेक तो वो अकाउंट वन आपने कह लाना दिया। नहीं। सर दूसरा आपको 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 इन्वेस्टमेंट आपके इल्म में करनी ही होगा पड़ेगी। कि आईएमएफ ने भी ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर जो उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट की है, उन्होंने कहा कि माशी रिफॉर्म्स कमेटी की जरूरत है। जी, नॉट सिर्फ कमेटी की जरूरत है, वो रिफॉर्म्स को कंपाइल करने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और एक पूरी इकोनॉमिक पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, जो एक्सपोर्ट करती कुछ नहीं है, जी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्जैक्टली। उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जाए ताकि आपकी इकोनॉमिक लेकिन सर ग्रोथ जो कैसे है वो होगा, आईएमएफ सस्टेनेबल प्रोग्राम हो। बहाल हो भी जाता है तो मौशी पॉलिसीज कौन बनाएगा? क्योंकि पीटीआई के दौर में भी देखते हैं उन्होंने 4 दफा वजीर खजाना को तब्दील किया, इस दफा इसहाक डार साहब से भी हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं, तो कौन करेगा फिर आके? अच्छा, ये इसी मारिया ने जो आपसे सवाल किया सर, इसी से एक्सटेंडेड सवाल मैं ये कर रहा हूँ, जो आपने भी कहा कि एक और केयर टेकर गवर्नमेंट से, जो अभी की गवर्नमेंट है इसका तो टाइम भी मुकम्मल हो गया, तो अभी दरमियान में हमें एक और केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी सर? जी, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ भी आपको अब इलेक्शंस चाहिए, एग्जैक्टली। और ये लोकल जो प्रोविंसेस में भी चाहिए, और इनको एक साथ कर लें, अब फर्दर डिले ना करें। लेकिन सर वो जिस तरह के अब लोग उन्होंने पंजाब में हायर किए हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्रीज उन्होंने इधर पंजाब में बांटी हैं, फेडरल में भी इसी तरह की बांटी, तो आईएमएफ से कौन डील करेगा? देखें, वो आपका आईएमएफ प्रोग्राम तो अब जो लास्ट पॉइंट पे है ना, वो तो अब अगले 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगले 1-2 दिनों में ये आईएमएफ प्रोग्राम साइन होना चाहिए। उसके बाद ये गवर्नमेंट, फेडरल सर मैं तो इस गवर्नमेंट और पॉइंट के ऊपर तमाम हूँ, मैं प्रोविंसेस तो की इस पॉइंट के गवर्नमेंट्स को ऊपर हूँ कि ये 9 डिसॉल्व महीने कर पहले देना ही हो जाना चाहिए चाहिए और था। इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मेरा तो ख्याल था ये सर, जैसे आप फरमा रहे हैं, मेरा तो ख्याल है 9 महीने पहले भी आईएमएफ चाहता था कि कर दे, लेकिन जो वजीर खजाना और इनकी टीम की क्रेडिबिलिटी है उसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हुआ है। ये मैं अभी भी इस पॉइंट पे अपना जो है वो स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये है, क्योंकि अब जो रिफॉर्म्स करनी है उसके लिए एक मैंडेट चाहिए अवाम से, और भरपूर तरीके से मैंडेट चाहिए कि आपने अपनी इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स करनी है, बेशक वो जितनी मुश्किल हैं वो आप करें, और इकोनॉमी को स्टेबल भी करें और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अगले 20-25 साल में अब दुनिया की टॉप 10 ममालिक में शामिल होनी चाहिए। पॉइंट अब टेकन सर। अगर हम इस तरह से ही चलते रहे जिस तरह से हम कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में हम कहीं जा सकेंगे। बहुत तो शुक्रिया, इमीडिएटली जी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में कमी के लिए वजारत कानून ने मुशावरत शुरू कर दी है, और मुलाजमत में कमी का ऐलान भी एक बार के लिए होगा। ऐसा कुछ होगा, हो सकता है ऐसा? देखिए, वैसे तो जितने ये डेस्परेट है और जितने ये फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और जितनी इनको आग लगी हुई है, इनसे किसी किस्म की भी तवक्को की जा सकती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये वो हद है जिसे वो क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे ऑलरेडी इनका पहला बिल जेपरेडी में है, और मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कोई भी बिल, जिस वक्त चीफ जस्टिस इस मुल्क के बड़े अहम फैसले कर रहे हैं, वो ये करेंगे और फिर वो स्टक डाउन नहीं होगा। इस किस्म की कोई भी लेजिस्लेशन होगी तो उसका वही असर होगा जो हिस्पा बिल का हुआ था केपी की असेंबली में। नहीं, हद तो सर पार होती जा रही है ना सर। आप ये देखें कि एक मामला और तरीके से आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने दोबारा से सबको बुलाया। वजारत ख़जाना ने भी डांट खा ली, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के डीजी ने भी डांट खा ली, और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया कि अब आप जो है वो पैसा रिलीज़ करें इलेक्शन के लिए। यानी वो हट धर्मी पे उतरे हुए हैं, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, किसी सूरत नहीं करवाना चाह रहे। पहला सर हाइपोथेसिस नंबर 1, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा जारी कर सकता है? बिल्कुल जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा जारी कर सकता है और वो करेगा, और उसके पास कोई ऐसा उज़र नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता है
कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैंने सुना है कि ये उससे इस्तीफा मांग रहे हैं जी। और ये बाकी मेंबरान से भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए और फिर एक और बहरान पैदा हो जाए। मगर फिल वक्त मैंने सुना है कि वो इनकी तरफ से तो डिमांड और प्रेशर बहुत ज्यादा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। देखिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां और बहुत सी जगहों पे उनका साथ दे रहे हैं, यहाँ वो इस साजिश का हिस्सा बनते हैं या नहीं। अच्छा, अब एक बात सर मैं क्लियर और कर दूं, क्योंकि मुझे अब पता चला और उसका मैंने तरीकाकार भी इसको देखा है। सर प्रोसीजरल ग्लिच दोबारा भी तो डाल सकते हैं सर, क्योंकि आपको याद होगा कि आईएमएफ के जो मैटर्स चल रहे थे, इसकी वजह से जो है वो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और इससे पहले इसहाक डार साहब जो हैं वो एक्यूमुलेटिव रकम जो है वो निकाल लिया करते थे और उसको यूज़ करके जो है वो मिसकंडक्ट उसका करते थे और वो मुख्तलिफ अखराजात करते थे। बहरहाल उन्होंने अब इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन सर प्रोसीजरल तरीके से स्टेट बैंक भी क्या वजारत ख़जाना को देगी, और इलेक्शन कमीशन जैसे आप कह रहे हैं अगर वो वेव ऑफ कर देते हैं तो फिर वो किसको जारी करेगी रकम? देखिए जी, अगर इलेक्शन कमीशन वेव ऑफ का आपका मतलब ये है कि वो रिजाइन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहता? नहीं, आप बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपने फरमाया ना कि उसको इस्तीफा ले रहे हैं या कोई मामला और करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जो है वो सबलाइन करेंगे। हाँ, तो अगर वो करेंगे तो फिर जब कमीशन ही नहीं रह जाएगा तो पैसे किसको देंगे फिर? ये Exactly. तो आप वजारत खजाना तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं और उन्होंने बिल भी दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और बात बताऊं, इसका वे आउट आपको बताता हूं, इस पर आप मुझे कमेंट दीजिएगा। सर वे आउट ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट बैंक पैसा ऐसे देगा कि इसको स्पेशल केस कहते हैं, यानी चार्ज एक्सपेंस, और चार्ज एक्सपेंस जो है सर वो अकाउंट 1 के जरिए जो है वो डायरेक्ट उस मद के अंदर रकम जो है वो स्टेट बैंक ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के हुक्मनामे पर। अब तो सर अगर टेक्निकल देखा जाए, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, इस पर तो उनके पास कोई एतराज रह ही नहीं जाता, फिर एतराज किस तरह करेंगे सर? देखिए सर, बात एतराज कानूनन देखा जाए या प्रोसीजर हवाले से देखा जाए तो एतराज किसी जगह पे भी नहीं बनता था, वो तो फिर 90 दिन पे भी नहीं बनता था। मगर जब आगे से बदनीयत है और इलेक्शन से भाग रहे हैं तो फिर वो किसी भी चीज में कोई भी रखना पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी इत्तला यही है कि ये इलेक्शन के आखिरी रात तक इनकी कोशिश यही होगी कि वो रखना पैदा करें, और बेशक स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो भी जाए गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट से बाहर नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट सरकार से होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको गिरफ्तार भी करवा सकती है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को ना मानना, स्टेट बैंक को ना मानना, फाइनेंशियल बिल को एक अलग तरीके से लेकर आना, 9 महीने आईएमएफ से ना मिलना, इसहाक डार की वजह से उनकी टीम के ऊपर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से अब तक वो, क्योंकि आईएमएफ ने पैसा देना ही देना है सर, लेकिन वो इनकी इनकॉम्पिटेंसी के और इनके चेहरे की वजह से वो नहीं दे रहे, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल वो डिले कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि ये जो भी बजट अभी लेके आएंगे वो इलेक्शन सेंट्रिक होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो ये पूरी नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब की ऑलरेडी हिस्ट्री है इन इदारों के साथ, वो जानते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। और हमारे जिन दोस्तों से बात हुई है उनको खदशा यही है कि ये इलेक्शन हम पैसे तो दे देंगे मगर ये सारे के सारे सिर्फ अपनी इलेक्टेबिलिटी जो है वो बेहतर बनाने के पे खर्च करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए खर्च नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उनके ऊपर पार्लियामान में जिन जिन के सुना दस्तखत हुए, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था कि जिन जिन के दस्तखत हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा, तो ऐसा कुछ करने जा रही है पीटीआई? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सबके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा और इस पे कानूनी टीम अपना तकरीबन काम मुकम्मल कर चुकी है। जल्दी आप देखेंगे कि ये सारे वहाँ पेश होंगे और बताएंगे कि इन्होंने किस हिसाब से और किस खाते से इन्होंने वो दस्तखत किए हैं और ये चाहते क्या थे। इनकी सबकी तबीयतें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इस किस्म के लोगों को डाला है जिनका ये समझ रहे थे कि बेजरर किस्म के लोग हैं, 28 खवातीन है, बाकी अननोन किस्म के MNAs है, खास मिनिस्टर्स नहीं है। तो वो जब आप ऐसे कमजोर लोगों को इस किस्म के मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुसीबत पड़ने पे वो नस भी जानते थे। पता नहीं है वो अदालत में जाके क्या बयान देंगे, वो ये दस्तखत इनको उल्टे ही ना पड़ जाए सरकार को। अच्छा, काफी उल्टे पड़ेंगे। अच्छा ये बताएं सर, इन्होंने सर जो मतलब 190 आर्टिकल 190 191 पे मैं बाद में आता हूँ सर, ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर स्टेट बैंक को बुलाया और उनको पता है कि प्रोसीजरल ग्लिच इन्होंने दोबारा भी पैदा कर देना है। मैं उनकी मुफाहमत समझ रहा हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि डायरेक्टली कंटेम्प्ट की तरफ ही जाना है मामला, तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट की तरफ क्यों नहीं बुलाया गया? वजीर आजम को क्यों नहीं बुलाया गया?
देखें, उससे पहले कानून के अंदर जो है ना वो बहुत सारे स्टेप्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब वो कानून की अमलदारी, आइन की पासदारी के लिए ही ये फैसले कर रहे हैं, तो उनको खुद भी कानून और उसके जो स्टेप्स हैं उस पे उसका ख्याल करना था, और शायद यही वजह है। प्राइम मिनिस्टर विल बी द लास्ट स्टेप, बट आई थिंक एज इट सीम्स व्हेन दैट टाइम विल कम ही विल बी कॉल्ड एज वेल। आर यू एक्सपेक्टिंग सम कंटेम्प्ट सर? देखिए सर, मैंने आपको कहा ना कि ये आखिरी रात तक भी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा सके। अच्छा, वो जो मैं फाइनेंस पे बात कर रहा था, आपने सुना होगा सर, ये बाकी फाइनेंस की और वो जो ज़र मुबादला और ये सारी बातें आपके पास बड़ी अच्छे तरीके से पता है। आपको ये भी पता है सर, उन्होंने तकरीबन 17 अरब रुपए के डैम जो फंड थे वो कौमी खजाने में शामिल करने के लिए करारदाद पास कर ली गई है। आप मुझे बताएं कि जब डैम फंड वो खजाने में डाल रहे हैं तो आपके 21 अरब रुपए प्रोसीजरल तरीके से जो इलेक्शन के खाते के अंदर, वो इसमें नहीं डाल लेंगे सर? सर वो देखें ना, 1400 अरब रुपया इस वक्त 1500 अरब मौजूद है। मैं कल देख रहा था स्टेट बैंक के पास, FBR के पास और स्टेट बैंक के उस हवाले से। बिल्कुल है। तो ये दोबारा हम अदालत में चले जाएंगे। अदालत हमारे पास तो देखें ना, एक ही दरवाजा है खटखटाने के लिए, और वो इस मुल्क की अदलिया का है, और हमें उसी से इंसाफ की तवक्को है। और ये जितना इस किस्म के डॉक्टर साहब इक़दाम करेंगे ना, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, आपके टीवी चैनल्स देख रही है, सोशल मीडिया को देख रही है, अखबारें पढ़ रही है। मैं तो बार बार आजकल एक ही बात कर रहा हूँ कि ये लोग हमसे तो लड़ रहे हैं, अदलिया से लड़ रहे हैं, हमें फौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी अपनी फौज है जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये विजुअल्स और इनके एक्शंस ये ऐसे ही चलते रहे तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है, अवाम, इसको आप कहाँ डालते हैं? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? कल की गुफ्तगू आपने बड़े गौर से सुनी होगी। ऑफ कोर्स अब वो उनका लाहे अमल और उनका दिमाग किस शतर की तरफ जा रहा है सर? उनका लाए अमल और दिमाग सिर्फ एक ही तरफ होता है कि हाउ टू सर्वाइव सर। कि मैं ये सारी खेड़ मेरा की हिस्सा है तो मैं किवें सर्वाइव करना है। पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚ तो किन्ना को हिस्सा बन जाएगा सर? तो वो यूजुअली उन्होंने एक रेड लाइन रखी हुई है कि कुछ और मिले ना मिले, बस सिंध सिक्योर हो जाए तो बाकी खैर है। अच्छा, वो अल्टीमेटली उनका लास्ट रिजॉर्ट यही होता है कि ऊपर कुछ और ना हो, सिंध बच जाना चाहिए, उधर हमारी खेल ठीक है। तो देखें, अब अल्लाह खैर करेगा, जब इलेक्शन में जाएंगे तो उन्हें भी पता लग जाएगा। तो 8 अक्टूबर को क्रॉस करते नजर आ रहे हैं सर ये किसी भी हीले बहाने से? देखें डॉक्टर साहब, ये कुछ इवेंट्स हैं वो शेप अप करेंगे। राइट सर, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। रानवी शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है, इसका क्या मतलब है? वैसे अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो PTI का ये मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दों का जो उसके ऑपरेशन की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमेशा से बाज़ दफ़ा ये जो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया जाता है उसको खत्म करने के लिए, उस पर कोई ना कोई ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो नरम गोशा रखते हैं इस्लाम के नाम पर या किसी और नाम पर कि जी इनके साथ जो है सख्ती ना की जाए। लेकिन हम इस नतीजे पर बार बार दुख और तकलीफें उठाकर बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट्स के बाद गुजरने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनके साथ डायलॉग नहीं हो सकता। और ये जब तक मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम ना करें, हमारे आइन को और हमारी गवर्नेंस सिस्टम को, और उसके ऊपर ये अपने हथियार उठाएं, तो जाहिर है कि फिर कोई और तरीका नहीं माँ से बड़े ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ। अच्छा सर, मेरा ये आपसे एक सवाल है और थोड़ी सी राय भी है कि मैं पिछले दौर से जो इमरान खान साहब का दौर था जिसके अंदर उन्होंने नेगोशिएशन की बात की थी तालिबान के साथ या अफगानिस्तान की हुकूमत जब बन रही थी, तो उन्होंने उनके साथ नेगोशिएशन की बात की और उनको यहाँ तक KPK के अंदर जो है वो कुछ जगह भी देने के लिए कहा था। मैं तो उस चीज़ को सही नहीं समझता। आप सर अगर मेरी तस्वीर फरमा दे कि मैं ये बात ठीक समझता हूँ या गलत समझता हूँ? बिल्कुल आपकी राय सही है, और अफगानिस्तान वालों ने कहा कि आप इनसे खुद ही डायलॉग कर लें जी, और TTP वालों से। तो उन्होंने तो अपना इंटरव्यू भी दिया है इमरान खान ने कि मैं चाहता था कि 15,000 के करीब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में आके अपना हथियार रख के ये आबाद हो जाए यहाँ पर। तो वो लोग जब इनके साथ ये वायदा हुआ
तो वो यहाँ पर आकर पहले की तरह सवात की पहाड़ियों में चढ़ गए, हथियार पकड़ लिए, लोगों को चटे फेरनी शुरू कर दी, उन्हें वही पुराना काम शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो इससे नतीजा ये निकला कि ये पॉलिसी सही नहीं थी। अच्छा सर, तारीख में अगर जाऊं तो आपको याद होगा कि बाजोड़ वाला मैटर भी है, उसमें ये मैटर भी था कि हमारी तरफ से उनके 6 जहाज वहां से उड़े थे 1983 गालबन में, अगर गलत नहीं हूं तो हमारे बॉर्डर इंसर्जेंसी भी उन्होंने करने की कोशिश की थी, जो कि हमारे साथ 2 त्यारों ने उनके 6 जहाज गिरा दिए थे इससे पहले। और उनका ख्याल ये भी था कि यहाँ के 4 लाख पख्तून जो है वो उनका साथ देंगे, ऐसा नहीं हुआ था, पख्तून पाकिस्तान के ही साथ में थे। और यही वो अफगानिस्तान है जिन्होंने OIC में और उससे पहले भी जो थे, जो मीर अब्दुल रहमान जो शुरू के किंग थे इनके, ज़ाहिर खान से पहले भी, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। तो ये मैं जो हिस्ट्री बता रहा हूँ सर, ये इसकी भी तौसीफ फरमाइए, क्या सही है या गलत है, और इस मैटर के अंदर निगोशिएशन लगता है कि होगी? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान, ये बात सही है कि उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर उन्होंने काफी टेंशन क्रिएट किए रखी, और ये भी कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, जो कि पाक अफगान बॉर्डर है। 100 साल गुजरने के बाद लीगली वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए, लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। और दूसरी बात, वो जो दोनों ट्राइब दोनों तरफ आबाद हैं, उसको पख्तूनिस्तान का उन्होंने एक स्टंट शुरू कर दिया था। हालांकि ये जो थे अपना जाहिर शाह साहब और दूसरे तमाम लोग, वो फारसी स्पीकिंग थे, पश्तो स्पीकिंग थे भी नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान में मतलब कि वो कहते थे कि आज से इतने 100 साल पहले जो है हमारा अटक तक हमारा इलाका था, तो फलाना इलाका था। तो भाई जोग्राफिया चेंज होता रहता है जी, और बॉर्डर बदलते रहते हैं। तो अभी जो है ये, और सर ऐसा था ना कि बिन कासिम पोर्ट लेने के लिए उन्होंने ये सारे मामलात भी बनाए थे, और कोयटा से लेकर हरनई और उसके अंदर जो है वो कुछ इलाके जो थे बलूचिस्तान के, उनके ऊपर भी वो क्लेमेंट थे कि ये हमारे हैं, और इसी तरीके से KPK को तो पूरा तौर पे वो क्लेमेंट थे कि ये हमारा है। लेकिन ये मामला तो 1948 से पहले जो बरतानिया जो है वो उनको ऑलरेडी इन्वेड कर चुका था, तो ये मैटर दोबारा से उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बोला कि इस तरह हो रहा है, अभी बंटवारा हो रहा है, तो हम भी इसमें से कुछ हमको हासिल कर लें। तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं चले थे, और उन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म भी शुरू किया था, और मुज़ाकरात जब कामयाब नहीं हुए तो भुट्टो साहब के जमाने में फिर पाकिस्तान ने भी उनके खिलाफ एक्शन किया, तो उससे फिर वो जो है मामले कंट्रोल में आए। तो उनके साथ यही मसला होता है। अभी देखिए, हमने 50 लाख इनके अफगान महाजरीन को अपने यहाँ बिठाया है, मेहमान नवाजी की, इनको जॉब्स दिए, लेकिन ये पाकिस्तान के इस एहसान को मानते नहीं है जितना मानना चाहिए। अच्छा और सर, पाकिस्तान को स्मगलिंग के थ्रू बड़ा नुकसान पहुंचता है इनकी चीजों की वजह से। अच्छा सर, ये जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वजीर आजम, जैसे इमरान खान थे, तो उस वक्त फॉरेन पॉलिसी कुछ उनके जेहन में और चल रही होती है। मिलिट्री जब बताती है कि ये मामलात हैं, ये प्रॉक्सिमिटी है, ये जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, इसके मामलात इस तरीके से चल रहे हैं और एक हिस्टोरिक तरीके से हमारी रिफ्ट चल रही है और ये मामला सॉल्व नहीं होगा, तो फिर इस मामले में वो निगोशिएशन करना चाहते थे। और हमारी फौज का क्लियर एंडेड था कि हर दफा हमने सारे मैटर चले और दहशतगर्दों का सफाया किया, और आज भी उसी दहशतगर्दी की हमने मुहिम की मंजूरी दी है। तो ये सर, ये कब तक रिफ्ट चलती रहेगी? जमहूरी क्यों इस अवाम को जो है इस मामले में लेके आना चाहते हैं कि जब उनको बॉर्डर की मामलात का पता ही नहीं है, तो इस मैटर पे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लोगों को यानी उनके दिल को मुलायम करने के लिए कि हम बड़े निगोशिएशनल बातें करना चाहते हैं, ये इस तरह क्यों करते हैं? बस देखिए जी, बात यह है कि ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीर की जो है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, पहले सीज फायर लाइन थी, वो एक हॉट बॉर्डर है। वो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर भी हैं, अनफिनिश्ड एजेंडा भी है, तो जाहिर एक सिक्योरिटी कंसर्न है वहां पर। यही हाल हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर का है, यही हाल हमारे इंडिया के बॉर्डर के साथ जो हमारे उनके साथ झगड़े हैं पानी के दूसरे तीसरे, तो जाहिर उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की से जो है वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट फैक्टर बन जाता है। और ISI और तमाम लोग जो है वो एक बड़े थिंक टैंक के तौर पर तमाम जो है ये हुकूमत को पेश करते हैं तमाम बातें और अपने सजेशंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी इनपुट जो है उसको सुनना चाहिए और सबको मिलकर जो है ना फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। तो उसमें भी आपको सर याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब बात कर रहे थे, डॉक्टर मोहित यूसुफ थे जो कि मेरे मुताबिक तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट आदमी थे, उनको इनके हाथ में इन्होंने दे दी कि ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वजह करेंगे, जबकि फौज जो है वो क्लियर कट कह रही है और अभी उस वक्त भी कह रही थी और अब भी कह रही थी कि सिक्योरिटी के महाज में दहशतगर्दी के मामलात में
हम उनसे किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, और चुनाचे अब भी उन्होंने उसी चीज़ की मंजूरी दी और दोबारा हमें उसी मैटर में जाना चाहता है। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सर ये इतनी चेंजेबल होती है कि हर साल ही तब्दील करनी पड़े? ये नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के साथ तो हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन टेररिस्ट के साथ नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। और अगर अफगानिस्तान को इस किस्म के एक्शन करेगा तो जाहिर है कि हमें कहना पड़ेगा कि ये काम ना करें आप। अच्छा, अब ये कहती है सर, ISPR का भी कहना है कि अस्करी क़यादत के दरपेश चैलेंजेस ने मुकम्मल तौर पर आगाह है और अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़म करती है। इसके अलावा उन्होंने मजीद जवाब भी देते हुए उन्होंने कहा कि ISPR की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने की हम वक्त तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही है। और मजीद उन्होंने ये कहा कि हम जो आपने जमहूरी तौर पर अपनी मंजिल का तयन करना है, फौज इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। इसमें सर इबहाम अब क्या है? इबहाम तो कोई भी नहीं है। तो सर ये फिर फौज को क्यों खींच रही है? नहीं चाहिए जब उन्होंने कह दिया कि फौज इंटरफेयर पॉलिटिकल मामलों में नहीं करेगी, खाली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेगी सिक्योरिटी मैटर्स में और टेररिज्म का दूसरी चीजों के खिलाफ और आइन के साथ खड़ी है, तो फिर तो मामला आसान हो जाता है। हमारे कोर्ट्स के लिए भी आसान है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बात समझनी चाहिए। अच्छा सर, ये पॉलिटिकल पार्टी जो फौज के खिलाफ बातें करके जो है वो अपना वोट बैंक लेने की कोशिश करते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपसे सोल्यूशन फरमाइए कि सर आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि वंस फॉर ऑल ये मैटर सॉल्व हो जाए? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर इदारे बशमूल फौज, उन पर कभी भी इस तरह नुक्ताचीनी खुलेआम नहीं होती थी। ऐसे जो लोग हैं जो किसी कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और वो खड़े होकर और अपना सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बातें और अगर मैं सर ये जुर्रत करूं कि आपके एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो इस साजिश का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बनते हैं, इसका क्या कहेंगे सर? जी हाँ, जो है जहाँ जो बात है वो ISPR को इसको बेहतर तरीका ये है कि चीफ को इन लोगों को मिलना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और अपना नुक्ता नजर बयान करना चाहिए ताकि कोई डिफरेंसेस हैं, अगर कुछ शकूक है तो रफा हो जाएं। तो सर ये जो अभी जामे ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही है, ये जंगी सतह का ऑपरेशन देख रहे हैं आप, या फिर ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पर हो रहा है इसको रोकने की बात हो रही है? कोई जंगी बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, और ये ऑपरेशन जहाँ जहाँ पर इनके पनागाहें पता चलेंगी या जहाँ पर छुपे हुए हैं वहाँ ये ऑपरेशन चलते रहेंगे। सही सर, राइट सर, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जनरल मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।